अच्छा, वर्कर की कैटेगरी का पता कितनी है वर्कर की अपनी? कुछ वर्कर की भी तो पोजीशंस होती हैं ना। अपना जूनियर मोस्ट जो होता है अनस्किल होता है, ठीक है, उसके ऊपर अनस्किल के ऊपर सेमी स्किल कहते हैं, तीसरा स्किल, चौथा हाईली स्किल कह रहे हैं या सीनियर स्किल कह रहे हैं। अब अनस्किल में कौन लोग फॉल करते हैं? हेल्पर, लोडिंग अनलोडिंग जो आपके काम कर रहे होते हैं, जैसे कोई टी बॉय है, ऑफिस बॉय है, पीएंस हैं, ये सारे आपके जो हैं वो अनस्किल में फॉल कर रहे होते हैं। सेमी स्किल में असिस्टेंट फिटर, असिस्टेंट मैकेनिक, असिस्टेंट वेल्डर, असिस्टेंट कोई भी जो है जिसको थोड़ा सा हम उसको जो है एक्सपीरियंस हो जाता है। स्किल्ड में फिर कौन आ जाता है? सिक्योरिटी गार्ड, मशीन ऑपरेटर आ जाते हैं, फिटर आ जाते हैं, मैकेनिक आ जाते हैं, प्लम्बर आ जाते हैं, वेल्डर आ जाते हैं, ड्राइवर्स आ जाते हैं। वो सारे आपके स्किल कैटेगरी में फॉल करते हैं। और सीनियर स्किल में कौन आ जाता है? जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं। ठीक है, तो वर्कर की ये तो है पोजीशंस। और इसके बाद सुपरवाइजर वर्कर में नहीं फॉल करता। देखिए, जब हम बात करते हैं सुपरवाइजर, सुपरवाइजर का क्या मतलब है? सुपरवाइज करना। किसको सुपरवाइज करना? उसने लोगों को सुपरवाइज करना है। जब वो सुपरवाइज कर रहा है, तो जो कल हमारी डिस्कशन थी कि जिसके पास सुपरविजन नहीं है, जिसके पास अथॉरिटी नहीं है, जिसके पास मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो आपका वर्कर है। ठीक है, कल तो हमने ये डिसाइड किया था ना कि वर्कर के पास कोई पोजीशन नहीं है। आज हमने कहा कि वर्कर की ये पोजीशंस होती हैं। इस तरह से हम वर्कर को 1 2 3 4 5 ग्रेड में हम डिवाइड कर सकते हैं। अनस्किल से शुरू करते हैं। अब अनस्किल के से ही जो है मिनिमम वेज का डिसीजन होता है कि मिनिमम वेज फॉर अनस्किल वर्कर, मिनिमम वेज फॉर अनस्किल वर्कर एक ही होती है पूरे सूबे में। अब तो सूबाई बेस पे है ना, तो जो भी अनस्किल वर्कर होंगे उनकी वेज डिफाइन होगी। किस तरह से? मिनिमम वेज बोर्ड के थ्रू, जो कल हमने डिस्कस किया था कि वहाँ पे एम्प्लॉयर, एम्प्लॉई और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव बैठ के कंसेंसस डेवलप करेंगे और कंसेंसस के बेसिस पर जो वेज डिसाइड होगी उसका नोटिफिकेशन होगा और वो मिनिमम वेज होगी। ठीक है, जैसे पंजाब में कितनी है मिनिमम वेज? 20,000। अच्छा, मिनिमम वेज इनकी भी डिसाइड होती है? नहीं, मिनिमम वेज तो मिनिमम वेज बोर्ड डिसाइड करता है। जिस तरह मिनिमम वेज बोर्ड ने 20,000 डिसाइड की है, इसी तरह मिनिमम वेज बोर्ड ने सेमी स्किल, स्किल और हाईली स्किल की भी वेज डिफाइन की है। अच्छा, उसका जो उन्होंने इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया है, कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री, जैसे आपकी अप्लायंसेज इंडस्ट्री है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आपकी जो है वो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, पॉलिएस्टर की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है। उन्होंने कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री में डिवाइड कर दिया। तो इस वक्त 102 कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री हैं जिससे उन्होंने डाटा लिया और उनसे पूछा जी आपकी जो सेमी स्किल, स्किल और हाईली स्किल की मिनिमम वेज है इस वक्त आप कितनी दे रहे हैं उनको? उन्होंने 102 इंडस्ट्री को से पहले इंफॉर्मेशन मांगी जाती है कि आपके यहाँ जो सेमी स्किल है, स्किल्ड है और हाईली स्किल्ड है, उसकी मिनिमम वेज क्या है। पहले तो उस इंडस्ट्री को कैटेगराइज किया जाता है कि वो कैटेगरी ए में फॉल करती है, बी में फॉल करती है या सी में फॉल करती है। ए मीन के वहाँ पे सपोज 1000 लोग हैं, बी में 2000 हैं, सी में 5000 है। इस तरह से उसको कैटेगरी किया, साइज ऑफ द इंडस्ट्री। ओके, साइज ऑफ द इंडस्ट्री के बाद फिर उनसे मिनिमम वेज जो है फॉर सेमी स्किल और स्किल और हाईली स्किल। अब वो फिर स्टार्ट में जब हम जो जिसकी होती है ना लोस्ट जो होती है उसको स्टार्ट दिया जाता है। वो सपोज 20,000 की बजाय 20,100 भी हो सकती है, 20,500 भी हो सकती है। वो आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा कि कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री में ए कैटेगरी ऑफ इंडस्ट्री जो है उसमें मिनिमम वेज एक सेमी स्किल वर्कर की क्या है, सपोज वो 20,200 है और मैक्सिमम कितनी है, वो 22,000 भी हो सकती है। वो आपको फिर उसके लिए वो जो गजट नोटिफिकेशन होता है जो मिनिमम वेज का, वहाँ से हेल्प मिलती है।
ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए कि अगर आपने सेमी स्किल्ड वर्कर रखना है तो उसको मिनिमम वेज कितनी देनी है, अगर आपने स्किल्ड वर्कर रखना है उसको मिनिमम वेज कितनी देनी है, उससे नीचे नहीं देनी, ऊपर दे दे। बेंच मार्क है ना, जो मैंने आपको कहा था कि एक बेंच मार्क है, आपको एक गाइडलाइन दी जा रही है, किसकी तरफ से, एक मिनिमम वेज बोर्ड की तरफ से। उस गाइडलाइन के बाद फिर ओवर एंड अबव उसकी वेज की इंक्रीज या मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन है, या थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट के यूनियन नेगोशिएशन के थ्रू। इंक्रीज दो तरह से हो जाती है ना, जैसे कल मैडम ने कहा था कि हम खुद ही देते हैं, हमारी मैनेजमेंट खुद ही इंक्रीज दे देती है, हमारी मैनेजमेंट खुद ही अलाउंसेस दे देती है, ऐसे कहा था ना आपने। ओके, अगर आपकी मैनेजमेंट देती है और आपके यहाँ यूनियन नहीं है तो एक डिफरेंट सेटअप है, लेकिन अगर आपके यहाँ यूनियन होती तो उन्होंने भी आपसे इंक्रीज लेनी थी, उन्होंने मांग के लेनी थी, नेगोशिएट करके देनी थी, आपने खुद दे दी। लेकिन पर्पज़ यही है कि वर्कर के बारे में ओवर एंड अबव डिमांड करना वो यूनियन का काम है। लॉ की कंप्लायंस कराना किसका काम है, लेबर डिपार्टमेंट का। लॉ की कंप्लायंस कराना यूनियन का काम नहीं है, ठीक है। जहाँ पे लॉ की कंप्लायंस नहीं होती यूनियन में उसका कोई रोल नहीं है। यूनियन का रोल होता है जहाँ पे उसने डिमांड करनी है ओवर एंड अबव द लॉ फॉर द बेनिफिट ऑफ कलेक्टिवली, सारे वर्कर के लिए। ये नहीं कहना इसको 500 दे दो, इसको 300 दे दो, उसको 200 दे दो। 500 देना तो ऑल ओवर द फैक्ट्री सबको 500 ही मिलेगा, बेशक वो आपका आउट परफॉर्मर है या बिलो परफॉर्मर, उस पर कैटेगराइज नहीं किया जाता यूनियन के बेनिफिट। ओके, ये अच्छा हमारी काफ़ी इस पर डिस्कशन हो गई है। कुछ लेबर लॉ के बारे में भी बता दिया जाए कि ये ना पीछे रह जाएं। कुछ लेबर लॉ के बारे में कुछ इनिशियली तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लेबर लॉ ही है जिसका हम उसको ज़रा देखेंगे ब्रीफली। अच्छा, ये थे पहले जो जब फेडरल लॉ था उस वक्त ये लेबर लॉ फेडरल बनाता था और रूल जो है वो प्रोविंस में बनते थे, और तकरीबन आलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में एक ही तरह के लेबर लॉ होते थे। फिर 18 अमेंडमेंट आई। 18 अमेंडमेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई कि जो लेबर लॉज हैं वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, तो हर सूबा अपना लॉ जो है वो खुद बनाए, ठीक है। और फिर उसके बाद जो लेबर लॉ की फॉर्मेशन हो गई कि हर लॉ के साथ, अगर पंजाब है तो पंजाब, सिंध है तो सिंध, बलूचिस्तान है तो बलूचिस्तान, हर सूबे ने अपना अपना लॉ जो है वो फॉर्म कर लिया। ओके, अब अगर हम, जैसे मैंने कल कहा था कि पहले हम देखेंगे फैक्ट्री एक्ट है जो वर्क प्लेस, और इसी तरह से हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन का लॉ है, इसी तरह से हमारा जो है वो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लॉ है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का जैसे कल हमने थोड़ी सी डिस्कशन की थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट, फॉर्मेशन ऑफ यूनियन, ये अगर आपने यूनियन के बारे में देखना है कि यूनियन कैसे बनती है, यूनियन कैसे एक्ट करती है, यूनियन की रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, यूनियन की कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन कैसे होती है, CBA कैसे बनती है, और यूनियन के जो है वो उसका जो स्कोप है वो क्या है, उसकी डोमेन्स क्या हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या है। जैसे कल आप लोगों ने पूछा था कि अगर यूनियन की ऐसी डिमांड आ जाती है जो डिसाइड ही नहीं होती, तो उस पर फिर अगर डेडलॉक होगा तो फिर उसको सेटल भी करना पड़ेगा। और अगर कोई एग्रीमेंट हो जाता है, सेटलमेंट हो जाता है और कोई पार्टी उसकी कंप्लाइंस नहीं करती तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हो जाएगा। तो इस सारी सूरत हाल में जहाँ पे यूनियन बनी, वायलेशन यूनियन ने की तो यूनियन को पेनलाइज किया जाएगा, वायलेशन एम्प्लॉयर ने की तो एम्प्लॉयर को पेनलाइजेशन किया जाएगा। लॉ यही है। लॉ जब बन गया तो एक आपको पाथ मिल गया आगे बढ़ने के लिए, उस पर चलते रहेंगे तो ठीक है। जो उसमें से दाएं बाएं होने की कोशिश करेगा उसकी सज़ा और जज़ा का फिर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी वाले आ जाएंगे। तो यूनियन से रिलेटेड अगर आपने लॉ देखना है, लेबर लॉ, तो ये आप देखेंगे कि ये लॉ है, पंजाब इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट है, इस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट है, इस तरह से जो है वो बलूचिस्तान है। एक एक्ट है जो ट्रांसफरेंस कंपनीज के लिए है। ट्रांसफरेंस किसको कहते हैं? अगर किसी इंडस्ट्री की किसी भी आपके अगर जो इदारा है उसकी एक से ज़्यादा सूबों में उसकी ब्रांचें हैं। सपोज आपकी एक इंडस्ट्री लाहौर में है
और उसकी दूसरी ब्रांच कराची में है या उसकी तीसरी ब्रांच KPK में है, एक से ज़्यादा उसकी ब्रांचेज है और एक से ज़्यादा सूबों में है, तो उसको हम ट्रांसफरवेंस इंडस्ट्री कहते हैं। तो ट्रांसफरवेंस इंडस्ट्री के लिए जो फेडरल का इंडस्ट्रियलाइजेशन एक्ट है वो अप्लाई होगा। ठीक है, तो ये स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, इसको जब आप थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करते जाएंगे, पढ़े चलेंगे आगे चलें। इसमें कोई डेफिनेशन है, जैसे मैंने कहा था कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है निगोसिएशन में तो आर्बिट्रेटर को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, कॉन्सिलिएटर को भी इन्वॉल्व किया जाता है। कलेक्टिव बार्गेनिंग है, कॉन्सिलिएशन प्रोसीडिंग है, कॉन्सिलिएटर है, ये सारा हमने थोड़ा थोड़ा कल डिस्कस कर लिया था। चलते जाएं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट क्या है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ये है कि जब यूनियन आपसे डिमांड करती है और आप उनसे नेगोशिएट कर रहे होते हैं, जब एक जो नेगोशिएशन का पीरियड होता है उस पीरियड को कहते हैं इट्स एन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का पीरियड। उस पीरियड में यूनियन को कुछ प्रोटेक्शंस होती हैं, यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव को, कि आप उनको प्रेशराइज करने के लिए आप उनको डिसमिस नहीं कर सकते, आप उनको रिटेंच नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनको पेनलाइज नहीं कर सकते। अगर वो करेंगे तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के ज़िम्मे में ना उनको प्रेशराइज कर सकते हैं, ना वो कर सकते हैं, ना आप कर सकते हैं, जो नेगोशिएशन का पीरियड होता है। वर्कर की डेफिनेशन कल मैंने कहा था कि वर्कमैन मीन अ पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन द डेफिनेशन ऑफ एम्प्लॉयर। कल शायद आपको यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन लॉ की किताब में यही लिखा हुआ है कि जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता वो कौन है? कि जो एम्प्लॉयर की डेफिनेशन में फॉल नहीं करता वो वर्कमैन है। यह एंड पे लिखा हुआ है, जो मैनेजेरियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में काम करता है वो नॉन वर्कमैन है। जिसको आप पोजीशन दे देंगे, जिसको आप एम्पावरमेंट दे देंगे, जिसको आप फंक्शन दे देंगे, वो नॉन वर्कमैन होगा। लेकिन सिंपल डेजिग्नेशन दे देंगे तो उससे वो नॉन वर्कमैन नहीं होगा। डेजिग्नेशन जो है वो उसका ये स्टेटस ख़त्म नहीं कर सकता, आपको उसको डिफाइन करना पड़ेगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, उसकी पोजीशंस, उसकी जो है वो अपना JD और उसकी अथॉरिटीज़ और उसकी एम्पावरमेंट्स को, और उससे एक्सेप्ट करवाना होगा कि जी आई एम रेडी टू परफॉर्म ऑल दिस फंक्शन मेंशन इन माय जॉब डिस्क्रिप्शन और इन माय अपॉइंटमेंट लेटर। चलें आगे चलें। ट्रेड यूनियन के रजिस्ट्रेशन का मैंने कहा था कि वर्कर यूनियन बना सकते हैं। सेक्शन 3 कहता है वर्कर अपनी पसंद की यूनियन बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है, एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है उसमें। आप मिलकर फैसला करें कि आपने यूनियन बनानी है। किसी इदारे में बैठे हैं आप, किसी ऑफिस में बैठे हैं, किसी इंडस्ट्री में बैठे हैं, लेकिन कौन? जो वर्कर हैं, मैनेजमेंट नहीं है। मैनेजमेंट के लोग, एम्प्लॉयर अगर बनाता है तो वो एसोसिएशन बनती है। ठीक है, तो यूनियन बनाने में एम्प्लॉयर का कोई रोल नहीं है। यूनियन बनाने में वर्कर की डिस्क्रिप्शन है कि वो बनाना चाहे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन अंडर ILO कन्वेंशन, अंडर लेबर लॉज और पाकिस्तान के जो कवानीन हैं उसको अलाउ करते हैं, वर्कर को अलाउ करते हैं। क्वेश्चन है, जिस तरह एम्प्लॉयज़ होते हैं प्राइवेट कंपनीज के अंदर भी, तो एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके पास कोई राइट्स नहीं होते, अथॉरिटी नहीं होती, कोई फाइनेंशियल मैटर्स नहीं होते, तो वो लोग भी क्या ये यूनियंस बना सकते हैं? अगर वो वर्कर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो ट्रेड यूनियन बनाएंगे, अगर वो एम्प्लॉयर कैटेगरी में फॉल करते हैं तो स्टाफ एसोसिएशन बना सकते हैं, लेकिन वो कलेक्टिव बार्गेनिंग नहीं कर सकते। क्योंकि जो लोग हमारे मैनेजमेंट कैडर में फॉल करते हैं उनको कलेक्टिवली कोई बेनिफिट नहीं दिया जा सकता, उनका बेनिफिट परफॉर्मेंस बेस होता है, वर्कर का परफॉर्मेंस बेस नहीं होता, वर्कर का डिमांड बेस होता है जो यूनियन से कलेक्टिवली होता है। जो CBA एजेंट होता है वो भी वर्कर में से भरेगा या वो मैनेजमेंट से कोई बंदा हो सकता है? तो वर्कर ही होंगे जो वर्कर की डेफिनेशन में आएगा। एग्जेक्टिव तो बन ही नहीं सकता ना, एग्जेक्टिव तो ना CBA बना सकता है ना वर्कर है, तो जो वर्कर की डेफिनेशन में फॉल करेगा वही जो है वो CBA बनाएगा। आगे चल। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बताया था आपको कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या है कि जो प्रोटेक्टेड राइट है उसको नहीं रोका जा सकता। ना एम्प्लॉयर वर्कर को यूनियन बनाने से रोक सकता है, ना यूनियन एम्प्लॉयर को कंपेल कर सकती है किसी इलीगल डिमांड पे। बैलेंस रखा गया।
और दोनों में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस एम्प्लॉयर करता है तो पिनलाइज होगा, वर्कर करते हैं, यूनियन करती है तो पिनलाइज होंगे। यूनियन सर ये जो स्ट्राइक करनी है वो लीगल है, स्ट्राइक का राइट दिया गया उन्हें, मतलब वो किसी भी टाइम पे कर सकते हैं? किसी भी टाइम पे नहीं करेंगे। वो जो नेगोशिएशन वाला टाइम था वो जो करीब से पहले आप जब उनका आपसे कलेक्टिव बार्गेनिंग हो रही है, उन्होंने डिमांड दी है, उन्होंने आपको चार्टर ऑफ डिमांड लिख के दिया है, इस पे उनकी डिमांड्स हैं 10, 20, 30, 40 और आप उस डिमांड पे नेगोशिएशन कर रहे हैं। अगर उस डिमांड पे एग्रीमेंट नहीं होता, आपका डेडलॉक हो जाता है और उस डेडलॉक को रिजॉल्व करने के लिए हम कॉन्सिलिएटर को या आर्बिट्रेटर को इन्वॉल्व करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है और वो भी फेल हो जाता है, फिर ऑप्शन है यूनियन के पास कि वो स्ट्राइक करे और एम्प्लॉयर के पास कि फैक्ट्री को ताला लगा दे। दोनों के पास ऑप्शन है। यूनियन स्ट्राइक कर सकती है, एम्प्लॉयर फैक्ट्री को ताला लगा लॉकआउट कर सकता है। लेकिन यूनियन जो है ना, ये अगर इस क्लास में मैं कहूँ यूनियन बना लें, अब हो सकता है ये ग्रुप अपने यूनियन बना ले, ये ग्रुप अपने यूनियन बना ले। अब मैं एम्प्लॉयर हूँ, अब मेरे पास अगर आप दोनों ने एक उठ के गया, ये आ गया, आपने कहना ये काम करने दें, इन्होंने कहना ये काम करने दें, निज़ाम तो नहीं चलेगा। अगर तो एक ही यूनियन बन गई और दूसरी उसकी मुखालफत में कोई नहीं है तो उसको हम कहेंगे ये रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल वर्कर है, ये CBA है, ये कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट है, ये ऑन बिहाफ ऑफ द ऑल वर्कर कैन नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर, चार्टर ऑफ डिमांड दे सकती है अगर एक ही यूनियन है। अगर एक ग्रुप ट्रेड यूनियन 1, ट्रेड यूनियन 2, तो फिर हमें इनमें से एक को CBA डिक्लेयर करना होगा, रजिस्ट्रार ट्रेड यूनियन ने। वो फिर वोटिंग के ज़रिए 2 बैलेट बॉक्स रख देगा, A और B, और आप सारे उसमें वोट डालेंगे, जिसके बैलेट बॉक्स में ज़्यादा वोट आ जाएंगे उसको CBA डिक्लेयर हो जाएगा। एट अ टाइम दोनों यूनियन में से एक पर्सन होगा जो एम्प्लॉयर पर्सन नहीं है, एजेंट हो गया या ग्रुप एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय होगा, एक ट्रेड यूनियन होगी। देखिए ना, जब हम ट्रेड यूनियन का वर्ड यूज़ कर रहे हैं, एक ट्रेड यूनियन होगी जिसको ये इख्तियार मिल जाएगा कि तमाम वर्कर के बिहाफ पे वो जो है एम्प्लॉयर से नेगोशिएट करें। जैसे आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम है, अगर PTI की गवर्नमेंट है तो PTI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल पब्लिक पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान, कि ऑन बिहाफ ऑफ जो दूसरी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो नीचे बैठे बुराइयाँ करते रहते हैं उनके। इसी तरह से ये इसीलिए कहा गया ना कि यूनियन बनाने पे इख्तियार नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5 तक यूनियन बन सकती हैं। लेकिन अगर 5 यूनियन बन जाती हैं, एम्प्लॉयर सिर्फ एक यूनियन से बात कर सकता है जिसके पास मेजॉरिटी ऑफ वर्कर की सपोर्ट है। ठीक हो गया, चलें जी। अच्छा, एक जो है ना, एक होता है CBA बनाना या यूनियन बनाना वर्कर का काम है, एक है ज्वाइंट वर्क काउंसिल जो है वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल, ये बनाना एम्प्लॉयर का काम। किसी भी इदारे में जहाँ 50 या 50 से ज़्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ पे वर्कर मैनेजमेंट काउंसिल का होना ज़रूरी है। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव, एम्प्लॉयर रिप्रेजेंटेटिव बैठ के सर्टन कौन से काम हैं, इम्प्रूवमेंट इन प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, फिक्सेशन ऑफ जॉब, प्लान रीग्रुपिंग और ट्रांसफर ऑफ वर्कर्स, laying down the principle of remuneration, introduction of new remuneration method, provision of minimum facilities such of the worker employed through contractor। इस किस्म की जो डिसीजन मेकिंग है कलेक्टिवली, वो आपके वर्क काउंसिल में डिसाइड होंगे। ये नॉर्मली IR के लोग होते हैं, मैनेजमेंट के लोग, IR में स्पेसिफिक लोग बैठे होते हैं जो वर्क मैनेजमेंट। नहीं, ये मैनेजमेंट काउंसिल में आपके फाइनेंस के लोग बैठे होंगे, आपके सप्लाई चेन के लोग बैठे होंगे, आपके ऑपरेशन के लोग बैठे होंगे, आपके डायरेक्टर बैठे होंगे। वो वर्कर रिप्रेजेंटेटिव से डिस्कस करेंगे। वर्कर रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जिनको लोगों ने रिप्रेजेंट किया है, जिनको नॉमिनेट किया है, क्योंकि ये सब पार्टिसिपेटिव रोल, वर्कर का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेटिव रोल है। जब तक आप उनको नुमाइंदगी नहीं देंगे, जब तक डिसीजन मेकिंग में आप उनको इन्वॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इंडस्ट्रियल रिलेशन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल नहीं कर सकेंगे। यूनियन बनाना वर्कर का काम है, मैनेजमेंट काउंसिल बनाना एम्प्लॉयर का काम है। अगर मैनेजमेंट काउंसिल नहीं होगी आपके यहाँ, तो आपके खिलाफ प्रोसिक्यूशन होगी जो लेबर डिपार्टमेंट आपको फाइन करेगा। फ़र्क क्या है?
सीबीआई क्या डिमांड करती है, वो सिर्फ आपसे सैलरी बेनिफिट फॉर कलेक्टिवली डिमांड करती है। जॉइंट वर्क काउंसिल डिमांड्स नहीं करती। फॉर्मेशन ऑफ पॉलिसी प्रोसीजर, ये क्या है सारा, इसमें कोई डिमांड है? ये तो आपकी इंडस्ट्री की नॉर्मल वर्किंग की चीज़ें हैं। इसमें आपने फर्दर प्लान किया है वर्कर के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, प्रोडक्टिविटी इन्हांस करने के लिए, प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए, लोगों की बेहतरी के लिए आपने वो चीज़ें करनी है जो उनको यूनियन के आगे रखनी है। ये चीज़ें यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव के आगे कि ये देखिए ये हम ऐसे कर रहे हैं, आप ठीक है इस पर राज़ी हैं? इसमें अगर आपकी कोई सजेशन है, वो आप इसमें कोई इम्प्रूवमेंट के लिए कुछ ऐड करना चाहते हैं, जस्ट फॉर दिस। लेकिन जो कलेक्टिव बार्गेनिंग होती है उसमें यूनियन आपके आगे रखती है कि जनाब हमें ये चाहिए, आप उससे नेगोशिएट करते हैं। नेगोशिएशन और डिस्कशन दो डिफरेंट चीज़ें, ठीक है। जो रीड्रेस ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवेंस है ना, कि जब आप वर्कर के खिलाफ एक्शन लेते हैं, कल जैसे मैंने आपको कहा था, अगर आप वर्कर के खिलाफ एक्शन लेना क्या है, वर्कर को निकालते हैं, वर्कर को रिटेंच करते हैं, वर्कर को टर्मिनेट करते हैं, वर्कर को डिसमिस करते हैं, वर्कर को ले ऑफ करते हैं। अंडर सेक्शन 33 वर्कर अपनी ग्रीवियंस पिटीशन जो है वो लेबर कोर्ट में दायर करता है। उसका प्रोसीजर है इसमें लिखा हुआ कि लेबर कोर्ट में जिस सेक्शन के तहत जाता है, आपने ये सेक्शन इसको पढ़ना है कि कोई भी वर्कर अगर आपके एक्शन के खिलाफ जाता है तो इन अकॉर्डेंस विद दिस सेक्शन जाएगा। उसका राइट है क्योंकि आपने उसके खिलाफ एक्शन लिया है, तो उस एक्शन से वो मुतमईन नहीं है, तो अंडर सेक्शन 33 वो ग्रीवियंस पिटीशन दायर करेगा लेबर कोर्ट में, जिसमें ये कहेगा कि मुझे इन्होंने गलत तरीके से निकाला है, रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ पूरी नहीं की, तो मुझे रीइंस्टेट किया जाए, मुझे नौकरी पे बहाल किया जाए। तो ये सेक्शन जो है वो उनको प्रोटेक्ट करता है। देखिए यूनियन है या यूनियन नहीं है, यूनियन बनाना तो एक ऑप्शन है ना। अब अगर इस क्लास में यूनियन नहीं है, मैं किसी के खिलाफ डिसमिसल एक्शन एज ए मैनेजमेंट डिसमिसल लेता हूँ, यूनियन नहीं है, और मैं किसी वर्कर को निकाल देता हूँ, तो उसके पास क्या राइट है कि मेरे एक्शन को वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते। यूनियन का तो रोल ही नहीं है उसमें, ठीक है। मैंने एक्शन लिया, उसने मेरे एक्शन को चैलेंज करने का उसके पास राइट है, और वो राइट इसीलिए उसको, क्योंकि वर्कर जो है ना उसके पास अथॉरिटी है ना एम्पावरमेंट है, उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया गया है, और उसके प्रोटेक्टेड राइट के लिए ये कहा गया है कि आपने उसको अगर निकाला है, हो सकता है उसमें बाइसनेस हो सकता है आपने उसमें लीगली फॉर्मेलिटीज़ पूरी ना किया, हो सकता है उसके पीछे कोई और उसकी हो वजह हो, आपने उसको निकाल दिया है, तो फॉर द सेक ऑफ हिज प्रोटेक्शन उसको ये राइट दिया गया है कि वो कोर्ट से रिलीफ ले ले अगर उसको मिलता तो। सर लेबर कोर्ट का जो वर्डिक्ट या जो डिसीजन आता है, क्या वो चैलेंजेबल होता है कहीं और? कोर्ट तो हमेशा ये होते हैं ना कि लेबर कोर्ट इज़ अ लोअर कोर्ट, लेबर कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप अपील करते हैं लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल में, लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन लेबर कोर्ट का फैसला अगर आ गया आपके खिलाफ, उसकी कंप्लाइंस करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर 7 दिन के अंदर आपने उसकी कंप्लाइंस ना की तो वो विद ड्यू अपॉलॉजी यू विल बी बिहाइंड द बार। पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 महीने की सज़ा है कि अगर लेबर कोर्ट ने उसे कहा कि इसको 7 दिन के अंदर नौकरी पे बहाल करें और आपने उसके पेपर को उठा के परे फेंक दिया, तो वो अगर कोर्ट में चला गया तो फ़ौरन कंटेम्प्ट लगेगी यहाँ पे, तो कंटेम्प्ट में वो जो है वो पेनलाइजेशन हो सकती है, वहाँ से स्टे नहीं मिलेगा। अगर वो स्टे मिलेगा भी तो 20 दिन से ज़्यादा नहीं मिलता। अगर ट्रिब्यूनल से स्टे मिलता भी है ना, किसी वजह से आप साबित कर देते हैं कि देखें ये गलत है, हम इसको नहीं कर सकते, तो वो 20 दिन तक का स्टे होता है। तो सर अगर हायर कोर्ट में केस चला जाता है फिर तो फॉल्ट हो जाएगी ना चीज़ें? मैंने बताया ना कि फिर उसको डिसीजन करना पड़ेगा विद इन कि एक ऑर्डर के खिलाफ आप जा रहे हैं कि आप उसको रीइंस्टेट नहीं करना चाहते और कोर्ट कह रही है इसको रीइंस्टेट करें। अब होता तो ये कि फिर ये साल चलता रहे, अगर उन्होंने रीइंस्टेट का कहा है, लेकिन वो उसको प्रोटेक्शन दी गई है कि उसको अगर वो अपील में जाएंगे तो एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के लिए ही आपको स्टे मिलेगा, उसके बाद फिर आपको उसे रिटेन करना पड़ेगा।
हाँ, ये हो सकता है कि 20 दिन में वो कोर्ट फैसला कर दे कि दोबारा सुना जाए कोर्ट, या उसका जो फैसला है वो सेटिस्फाई कर दे। जा सकते हैं आप अपील में लेबर कोर्ट में। अच्छा, ये जो थे ना बेनिफिट, मैंने कहा था कि नेगोशिएशन में जो यूनियन डिमांड कर सकती है, इस किस्म के अलाउंसेस होते हैं जी, तनख्वाह बढ़ा दें जी, वर्किंग आवर कम कर दें, लीव विदाउट पे बढ़ा दें, हेल्थ फैसिलिटी, सेफ्टी, इन्वायरमेंट, डिसिप्लिनरी एक्शन, ले ऑफ, टर्मिनेशन, यानी ये उनके होते हैं जो चार्टर ऑफ डिमांड में वो जिस पे नेगोशिएशन चलती। चलें आगे चलें। तो ये एक लॉ था इंडस्ट्रियल रिलेशन का। अब दूसरा, कल मैंने कहा था कि हमारे पास 2 लॉ हैं, एक है फैक्ट्री, दूसरा है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, जो काम करने की जगह हैं। जिस तरह से ये इंस्टीट्यूशन भी एक कमर्शियल एक्टिविटी है ना, यहाँ पे भी तो आप लोग यहाँ तो पढ़ने आए हैं, लेकिन यहाँ पे ट्रेडिंग भी हो सकती थी, यहाँ पे जो है वो होलसेल का काम भी हो सकता था, यहाँ पे जैसे चैम्बर में बैठे हुए हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज में बैठे हुए हैं, इस तरह से बिजनेस एक्टिविटी हो सकती है। तो जो आपके ऑफिसेज हैं, जो आपके इदारे हैं, जो आपकी जो दूसरी शॉप्स हैं, वो सारे वर्क प्लेस हैं। तो वर्क प्लेस से रिलेटेड जो लॉज हैं, एक फैक्ट्री एक्ट है और दूसरा शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है। फैक्ट्री क्या है? फैक्ट्री किसको कहते हैं? प्रोडक्शन हो रही है और मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, गुड, और 10 से ज़्यादा, वेरी गुड। ऐसी प्रेमिसेस जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, प्रेमिसेस, ओपन ग्राउंड नहीं, ऐसा प्रेमिसेस जहाँ पे 10 या 10 से ज़्यादा लोग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में फॉर द सेक ऑफ उसकी बिजनेस पर्पस के लिए, वो उसको हम फैक्ट्री कहेंगे। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का होना ज़रूरी है किसी जगह को फैक्ट्री डिक्लेयर करने के लिए। अगर वो कस्टमर सर्विसेज है या एक्सपोजेंट या वो भी शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट में, उसका दूसरा लॉ। ठीक है, तो अगर आपने फैक्ट्री एक्ट से हेल्प लेनी है तो फिर आप पहले देखें कि क्या फैक्ट्री एक्ट में आते हैं, आपके पास 10 या 10 से ज़्यादा लोग हैं, फिर आप उसमें जो है वो फॉल करेंगे। जी आगे चले। तो ये जो फैक्ट्री एक्ट में जो चीज़ें हैं, ये सिर्फ मैं आपको हेडिंग दिखा रहा हूँ कि फैक्ट्री एक्ट में एक तो फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन का होना ज़रूरी है, उसको रजिस्टर करवाएं। क्यों कराएं? कि ज़ाहिर आप लोग उसमें आए हैं और उन लोगों की जानो माल सब कुछ आपने उसको इंश्योर करना है। रजिस्ट्रेशन का क्या पर्पज़ है? कि आपने लेबर डिपार्टमेंट के पास एक इंफॉर्मेशन देनी है कि ये हमने फैक्ट्री लगाई है, ये इसकी बिल्डिंग है, ये हमारा नेचर ऑफ जॉब है, इस किस्म की यहाँ पे नेचर ऑफ मशीनरी है, इस किस्म का काम होगा, इतने लोग काम करेंगे, इतने शिफ्टों में काम होगा, वर्किंग हमारे आर ये होंगे, छुट्टियाँ, ये सारी डिटेल आप एक इंफॉर्मेशन बना के लेबर डिपार्टमेंट को देंगे। और लेबर डिपार्टमेंट का काम है कि आके उसको चेक करें कि क्या जो इन्फॉर्मेशन आपने दी है इन अकॉर्डेंस विद दैट इन्फॉर्मेशन आपका काम हो रहा है। उसको हम कहते हैं इंस्पेक्शन। यानी जो लेबर की इंस्पेक्शन है लेबर डिपार्टमेंट की, वो सिर्फ यही देखने आते हैं ना आपके पास कि क्या इन अकॉर्डेंस विद लॉ आपके पास काम हो रहा है, जो सेफ्टी स्टैंडर्ड हैं, जो हेल्थ स्टैंडर्ड हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टैंडर्ड हैं, क्या उसकी कंप्लायंस हो रही कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो वायलेशन है, वायलेशन है तो पेनलाइजेशन है, सज़ा है। हम उसको क्यों अपने लिए एक बर्डन समझते हैं? हम उन चीज़ों को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। हमारे लिए उन चीज़ों की इम्पोर्टेंस ही नहीं होती कि कौन वर्कर के लिए इतनी हैसल करे, कौन उसको फैसिलिटेट करे। बस ठीक है, अल्लाह तो अक्ल काम चल रहा होता है, चलता रहता है। जब लेबर वाले आते हैं तो उनके साथ कोई मुकमका करके उसको भेज देते हैं, जबकि आप इंसानी जान से खेल रहे हैं। क्योंकि कभी अपने आप को उस जगह पे रख के देखें कि अगर मुझे पीने का पानी सही नहीं मिलेगा, अगर एक किसी इन्वायरमेंट सही नहीं होगा जिससे मेरे लंग्स ख़राब हो गए, मेरी आंखें ख़राब हो गई, मेरी स्किन ख़राब हो गई, मुझे अंदर कोई कैंसर हो गया या कोई इस किस्म की चीज़ हो गई, तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? ठीक है ना। तो यही फ़र्क है। क्योंकि आई सर्व इन डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनी, आई सर्व इन डिफरेंट नेशनल कंपनी। फ़र्क यही होता है कि वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स जो है ना उसको वाकई रिस्पेक्ट दी जाती है। मैं अब एक वाक़या मैं
एक नेशनल कंपनी से मल्टीनेशनल कंपनी में गया, तो वहाँ पे काम करते हुए, ग्राइंडिंग मशीन पे काम करते हुए एक वर्कर के ना, वो रगड़ रहा था उससे ग्राइंडिंग मशीन से, एक आयरन पीस से उसकी आंख में चला गया। अच्छा, मैं भी अभी वहाँ पे नया नया इंडस्ट्रिएशन में गया था, नॉर्मल चीज़ थी, जिस पहली फैक्ट्री में तो नॉर्मल चीज़ थी, ऐसी चीज़ें होती ही रहती थी। अब वहाँ पे मुसीबत पड़ी थी, सारी पूरी मैनेजमेंट को मुसीबत पड़ी थी कि उसकी आंख में जो आयरन का छोटा सा पीस किया है, इसको बाहर निकलना चाहिए विदाउट एनी स्टिच, विदाउट एनी सर्जरी। और अगर इस पर सर्जरी करानी पड़ी तो जीएन साहब के ख़िलाफ़ भी एक्सप्लेनेशन हो जाएंगी और इंग्लैंड से टीम आएगी उसकी वेरिफिकेशन के लिए, डायरेक्टर के। और हम वहाँ से रात के 2 बजे तक हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहे और डॉक्टर साहब से कहते रहे किसी तरह से बगैर ऑपरेशन के इसका ये निकालें। तो इंसान है ना वो, इसी पाकिस्तान में ही है। और जब 2 बजे डॉक्टर साहब ने बताया कि हाँ जी वो उसका निकल गया, तो फिर शुक्र। लेकिन बाद जगह भी बहुत सारे हादसा होते रहते हैं। हम कहते हैं कंपनसेशन दे दो, जान छुड़ा लो। अभी एक मल्टीनेशनल कंपनी में बेटी मेरी काम करती है, वहाँ पे एक गलती से 3 वर्कर्स की डेथ हुई है, क्योंकि वहाँ पे वर्क परमिट इशू होता है। किसी ने भी वो एक ऐसी चीज़ इग्नोर कर दी, ऊपर से एक तार लटक रही थी जिसके अंदर करंट था, उन्होंने वो कोई सीढ़ी लगाई, उससे साथ 3 वर्कर, आप यकीन करेंगे सारी की सारी मैनेजमेंट उन्होंने जो टॉप की थी फारग कर दी। वर्कर ठेकेदार के बंदे थे। क्यों किया? मैसेज पास ऑन किया। जब इस किस्म के आप स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग करेंगे तो फिर ही जो है लोगों को जो है वो जो है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी और लोगों की लॉयल्टी आपके साथ बढ़ेगी। तो वर्क प्लेस के जो सेफ्टी के स्टैंडर्ड हैं, रजिस्ट्रेशन है, और उसके बाद आपने इंश्योर क्या करना है फैक्ट्री में, बेसिक स्टैंडर्ड फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, ऐसा होना चाहिए कि सारे लोग कंफर्टेबली काम करें वहाँ पे। आपने इंश्योर करना है। आपने करने से बराबर आप अपने मेंटेनेंस वाले को, अपने हेल्थ सेफ्टी इन्वायरमेंट वाले को ये लॉ दिखाएं, बताएं, क्योंकि इसकी फिर सारी डिटेल है। इसमें सारे आपको जो है ना, जब आप अगर लॉ पढ़ेंगे डिटेल में, जो फैक्ट्री एक्ट रूल्स हैं, वहाँ पे आपको टेम्परेचर भी मेंशन किया गया कि कितना टेम्परेचर होना चाहिए, ह्यूमिडिटी लेवल भी डिफाइन किया गया है। आपको वहाँ से सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका काम क्या है, बीइंग एन ऑक्यूपायर, बीइंग एन एम्प्लॉयर, कि आप इन चीज़ों की कंप्लाइंस कराएं अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं। लाइटिंग है पीछे, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग होना चाहिए। हर 6 महीने के बाद उसका चेक होना चाहिए कि क्या पानी जो है वो पीने के काबिल है। ठीक, यूरिनल, लैट्रिन, जो बेसिक चीज़ें हैं, एक सर्टेन स्टैंडर्ड डिफाइन है कि 25 लोगों के लिए एक वाशरूम होना चाहिए। क्या इन अकॉर्डेंस विद लॉ वहाँ पे है? स्पिट टोन है, वैक्सीनेशन है, प्रोविजंस ऑफ कैंटीन्स है अगर आपके पास 250 से ज़्यादा लोग हैं, प्रिकॉशन इन केस ऑफ फायर है, फेंसिंग ऑफ मशीनरी है कि जो मूविंग पार्ट्स हैं, जो मशीनरीज हैं, उनको प्रॉपर्ली फेंस किया गया है, उनके गेज, ताकि गुजरते हुए किसी को नुकसान ना हो। वर्किंग आवर है, अपॉइंटमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफिसर है। चलेंगे आगे। पर्पज़ ऑफ द एक्ट है वर्क ऑन एज मशीनरी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ यंग पर्सन है, ये सारा उसी से रिलेटेड। आगे चलें कि ये 10 या 10 से ज़्यादा जहाँ पे लोग काम कर रहे हैं। और फैक्ट्री की डेफिनेशन जो मैंने आगे चलें कि मीन्स एनी प्रेमिसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंस देयरऑफ whereon 10 or more workers are working on any day or the preceding 12 months, or any part of which manufacturing process is being carried on। ठीक है, अगर वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है और 10 या 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो उस प्रेमिसेस को हम कहेंगे कि ये फैक्ट्री है और इसको अंडर फैक्ट्री एक्ट जो है वो रजिस्टर्ड होना है। जी, वर्कर की डेफिनेशन। अब यहाँ पे फैक्ट्री में, जैसे मैंने कहा था, फैक्ट्री में जो प्रोटेक्शन है लॉ की, वो सिर्फ उन वर्कर्स को है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में काम कर रहे हैं, जो मशीन्स पे काम कर रहे हैं, जो
उस प्रेमिसेस से बाहर काम कर रहे हैं, वो फैक्ट्री एक्ट में उनकी प्रोटेक्शन नहीं है, उनकी प्रोटेक्शन है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, जो इसके बाद हमने लॉ पढ़ना है। क्योंकि फैक्ट्री एक्ट की स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है ना कि वहाँ पे आपने हेलमेट भी पहनना है, सेफ्टी शूज़ भी पहनने हैं, गूगल भी पहनने हैं, मास्क भी पहनना है, क्योंकि जो बाहर दफ्तरों में बैठे हैं उनकी थोड़ी ज़रूरी नहीं है। इसलिए वर्कर को हमने रिस्ट्रिक्टली जो है उसको कहा कि जो उस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, उस वर्कर को फैक्ट्री एक्ट की प्रोटेक्शन है। फिर सीजनल फैक्ट्री है जहाँ पे 6 महीने काम होता है, शुगर फैक्ट्री वगैरह जी, कि नोटिस ऑफ कमेंसमेंट ऑफ फैक्ट्री कि सबसे पहले आप देखें कि आपने अपनी फैक्ट्री को अंडर लॉ, जहाँ भी आप जिस इदारे में भी जाते हैं, कि क्या आपकी फैक्ट्री की रजिस्ट्रेशन हुई है। ठीक है, ये एक चेक लिस्ट है। आगे चलें। इंस्पेक्टर है जो वेरिफिकेशन के लिए आता है, हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड है, क्लीनलीनेस है, ये जो कुछ ब्रीफ चीज़ें जो है मैंने इसमें डाल दी हुई हैं ताकि आप इसको पढ़ सकें। चलें जी। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट है, वेंटिलेशन, टेम्परेचर है, डस्ट एंड फ्यूम है, कि उसका प्रॉपर जो है डस्ट एंड फ्यूम का आपने इंश्योर करना है कि जिससे किसी की हेल्थ ख़राब ना हो सके, जिससे कोई बीमार ना हो सके। आर्टिफिशियल मेडिफिकेशन है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस होती है, ओवरक्राउडिंग है जी। लाइटिंग प्रॉपर होगी, अगर लाइटिंग सही नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है ना, स्टीन बढ़ जाएगा आप पे। कम होगी तब भी आपकी जो है वो सही नहीं है, ज़्यादा होगी तब भी सही नहीं है। सूटेबल लाइटिंग अरेंजमेंट्स आपने इंश्योर करने हैं। ड्रिंकिंग वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग, लैट्रिन, यूरिनल, ये सारे आगे चलें। स्पिट टोन, कंपल्सरी वैक्सीनेशन, नोटिस ऑफ। अब नोटिस ऑफ एक्सीडेंट का क्या मतलब है कि अगर आपकी फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है, नोटिस देना लेबर डिपार्टमेंट को, नोटिस देना अगर उस एक्सीडेंट में ऐसी इंजरी होती है जिसे 4 या 4 दिन से ज़्यादा वर्कर काम पे नहीं आता, तो उसको हाँ उसके लिए लाजमी है कि आप उसकी जो है वो फॉर्म J1 है, फर्स्ट एक्सीडेंट रिपोर्ट बना के आप भिजवाएं उसको लेबर डिपार्टमेंट में, वर्कमैन कंपनसेशन कमिश्नर को भिजवाएं, सोशल सिक्योरिटी को भिजवाएं, ताकि वो आके तसल्ली कर सकें कि इस एक्सीडेंट में किसी की कोई मैलाफाइड इंटेंशन तो नहीं है, किसी ने जानबूझ के तो नहीं इसको जो है वो एक्सीडेंट किया। तो ये तो इंक्वायरी हो जाएगी। J1 फॉर्म होता है, वो होता है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन। लेकिन आपने फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का फर्स्ट इन्फॉर्मेशन का फॉर्म उस सूरत में बनाना है अगर जो वर्क एक्सीडेंट हुआ है उसमें आपको ये यकीन है कि इसमें 4 दिन से ज़्यादा, 48 आवर्स से ज़्यादा जो है वर्कर जो है वो ड्यूटी से ऑफ रहेगा। अगर छोटी मोटी उसको खराश लगी है उसका जो है वर्क एक्सीडेंट नहीं बनेगा। और फिर 3 महीने के अंदर अंदर आपने उसका फॉर्म J2 बनाना होता है। J2 में क्या करना है कि 3 महीने तक कंडीशन क्लियर हो जाती है, खुदा ना खास्ता अगर किसी की डिसेबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है, खुदा ना खास्ता किसी की कैजुअलिटी हो गई है, खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, फिर उसके हिसाब से भी उसकी कंपनसेशन जो है वो डिसाइड होती है। ठीक है, चलें। अब ये वर्किंग आवर जो कल बात कर रहे थे हम कि वर्किंग आवर, वीकली हॉलीडे, फेस्टिवल हॉलीडे, ओवर टाइम, ये भी जो फैक्ट्री में काम करते हैं वो फैक्ट्री एक्ट में ही डिफाइन है कि वीकली आवर कितने हैं। नो एडल्ट वर्कर शैल बी रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 48 आवर यानी वीक, कि कोई वर्कर फैक्ट्री में 48 घंटे से ज़्यादा एक हफ्ते में काम नहीं कर सकता। ठीक है, और सीजनल फैक्ट्री है तो वहाँ पे 50 घंटे हैं। वीकली हॉलीडे क्या है कि हर 6 दिन की वर्किंग के बाद, 6 दिन की वर्किंग के बाद आपने एक वीकली छुट्टी देनी है। ठीक है, जैसे ही 6 दिन पूरे हुए आपने उसको वीकली हॉलीडे देनी है कि नो डेट वर्कर शैल बी अलाउड आर रिक्वायर्ड टू वर्क इन ए फैक्ट्री ऑन ए संडे या जो भी वीकली रेस्ट डे है, ही हैड और विल हैव ए हॉलीडे फॉर होल डे ऑन वन ऑफ द 3। अगर आपने किसी वजह से 6 दिन के बाद उसको छुट्टी नहीं दी तो फिर अगले 3 दिन के अंदर अंदर आप उसको छुट्टी देंगे। ठीक है, द मेजर ऑफ द फैक्ट्री है दैट संडे सब्सिट्यूट हॉलीडे, यानी जो सब्सिट्यूट हॉलीडे आपने उसको देनी है उसको मेंशन करेंगे, उसके नोटिस में लाएंगे, रिकॉर्ड पे रखें। ज़ुबानी नहीं कहना कि यार संडे को काम कर लें और ट्यूसडे को जो है वो छुट्टी कर लेना। ये सारा डॉक्यूमेंटेड होगा, रिकॉर्डेड होगा, ताकि
वेरिफिकेशन के लिए अगर वो इंस्पेक्टर आए तो आप उसको प्रूफ कर सकें। कंपनसेटरी हॉलीडे क्या है कि अगर आपने इन सम टाइम, नॉर्मल तो ये होता है कि जो ओवर टाइम का कंसेप्ट है वो है कि आप किसी से 2 घंटे से ज़्यादा ओवर टाइम नहीं लगवा सकते, यानी मैक्सिमम 8 घंटे का ओवर टाइम है एक हफ्ते में, और मैक्सिमम 12 घंटे तक आप किसी वर्कर को रिटेन कर सकते हैं फैक्ट्री के अंदर, जिसमें 9 घंटे नॉर्मल हैं, 1 घंटा ब्रेक का, 8 घंटे वर्किंग, और 3 घंटे आपके पास बनते हैं, आप उसे ओवर टाइम पर रोक सकते हैं। अच्छा, अब अगर आपने पूरा दिन किसी से काम लिया तो उसमें फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप उसको कंपनसेटरी लीव दे दें, इन लीव ऑफ दैट एक छुट्टी दे दें। लेकिन ये कंपनसेटरी फेस्टिवल हॉलीडे पे नहीं, नॉर्मल वर्किंग पे, नॉर्मल वीकली रेस्ट पे आप कंपनसेटरी देते हैं। और फिर एक जो सेक्शन, जो हमारा फैक्ट्री एक्ट रूल्स है, वो ये कहता है कि अगर वर्कर कंपनसेटरी नहीं लेना चाहता तो फिर आप उसको वो टाइम दे दें, ठीक है। अदरवाइज जो वीकली रेस्ट है उसके अगेंस्ट एक छुट्टी ही देनी होगी। डेली आवर कितने हैं? 9 घंटे। नो डेट वर्कर शैल बी अलाउड रिक्वायर्ड टू वर्क इन अ फैक्ट्री फॉर मोर देन 9 आवर प्रोवाइडेड दैट ए मेल वर्कर इन ए सीजनल फैक्ट्री मे वर्क 10 आवर। सीजनल फैक्ट्री में 10 घंटे और नॉर्मल फैक्ट्री 9 घंटे में 1 घंटे की ब्रेक शामिल है। वर्किंग आवर कितने हैं? 8। चलो, इंटरवल फॉर रेस्ट भी, ये आप लोगों की इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर आपने 5 घंटे के अंदर इंटरवल देना है तो आधे घंटे का इंटरवल अलाउ है, लेकिन अगर 6 घंटे के बाद इंटरवल देना है तो 1 घंटे का आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 7 बजे आया, 12 बजे इंटरवल दिया तो आधे घंटे का दे सकते हैं, लेकिन 7 बजे आया, 1 बजे इंटरवल दिया तो फिर 1 घंटे की ब्रेक करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा पे फॉर ओवर टाइम, ये वही है कि अगर आप उससे 9 घंटे से ज़्यादा काम करवाएंगे तो आपने उसे ओवर टाइम पे करना है, ठीक है। ओवर टाइम ऑर्डिनरी रेट को डबल करके पे करना है। ग्रॉस वेज नहीं लिखा हुआ, टोटल वेज नहीं लिखा हुआ, मिनिमम वेज नहीं लिखा हुआ, ऑर्डिनरी वेज है। इसलिए ओवर टाइम पे करने का फार्मूला इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री वेरिएबल है, क्योंकि वो ऑर्डिनरी वेज की डेफिनेशन हर एक ने अपनी अपनी बनाई हुई है, ठीक है। क्योंकि ना ग्रॉस लिखा हुआ है, ना बेसिक लिखा है, ना टोटल लिखा है, ऑर्डिनरी लिख नहीं। उसमें है कि ये अलाउंसेज नहीं है जो रेगुलर नेचर के अलाउंसेज, आप उसको शामिल कर लें। तो मैंने तो बहुत 200-250 इंडस्ट्री से जब सर्वे किया था तो कोई बेसिक को डबल करके दे रहा है, कोई बेसिक प्लस कोला को डबल करके दे रहा है, कोई बेसिक प्लस हाउस एंड को डबल करके दे रहा है, इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। उसमें जो है वो, क्योंकि अगर ये ऑर्डिनरी रेट को डेफिनेशन में डिफ़ाइन किया होता ना फिर शायद आसानी हो जाती है, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा सा जो है वो एडवांटेज ले लेते हैं। ठीक, एनुअल हॉलीडे 14 डेज़ है, कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ सर्विस, 12 महीने पूरे होंगे कंटिन्यूसली तो उसके अकाउंट में 14 छुट्टियाँ जमा होंगी। अगर 12 महीने से एक दिन पहले भी वो फारिग हो गया तो वो 14 छुट्टियाँ उसके अकाउंट में नहीं आएंगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे उसके सेविंग अकाउंट में आपने 1 जनवरी को 31 दिसंबर को उसको 12 महीने पूरे हुए, 1 जनवरी को उसके अकाउंट में 14 छुट्टियाँ ट्रांसफ़र हो जाएंगी। कैजुअल है 10 कैजुअल हैं, और सिक जो हैं फैक्ट्री एक्ट में जो 16 डे हाफ डे है वो सिक लीव होती हैं। क्योंकि सिक लीव का ये है कि अगर काम पे आया बीमार हो गया तो आधी छुट्टी लेके चला गया तो हाफ, हाँ। वो कुछ लोग ये करते हैं कि उसको 8 कर लेते हैं, कुछ ये करते हैं कि अगर उसने पूरी छुट्टी की है आधी छुट्टी जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं, आधी छुट्टी उसकी पे ऑफ कर देते हैं। अगर आपने एनुअल लीव पेड लीव लेनी है कंपनी से तो एक सर्टन नंबर ऑफ मंथ की आपको सर्विसेज होंगी तो आपके बेनिफिट मिलेंगे ना। अब आप कहेंगे जी जैसे ही वो अपॉइंटमेंट होती है उसका प्रोविडेंट फंड क्यों नहीं मिलना शुरू हो जाता, उसकी ग्रेजुटी क्यों नहीं मिलना शुरू हो जाती, उसको बोनस क्यों नहीं मिलना शुरू होता। ये होती हैं, ये रिटेंशन की चीज़ें होती हैं, लॉन्ग टर्म बेसिस पे रिटेंशन के लिए ये दी जाती। तो लॉ भी ऐसे नहीं बना हुआ, लॉ भी चाहता है कि जो इंडस्ट्री में लोग काम कर रहे हैं उनकी रिटेंशन हो। पहले 3 महीने तो समझे कि वो प्रोबेशन पे है, प्रोबेशन में आप उसको ऑब्जर्व करते हैं एदर वो सूटेबल है या सूटेबल नहीं है, या उसके लिए आप सूटेबल हैं या सूटेबल नहीं है। विदाउट नोटिस वो भी छोड़ सकता है, आप भी निकाल सकते हैं। फिर जब आपने उसको कंफर्म कर दिया, इट मीन्स कि आप नो ही इज़ सूटेबल फॉर यू, तो फिर आप उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के बारे में सोचना शुरू करेंगे।
फेस्टिवल हॉलीडे का ये है कि अगर आप जैसे ये कल छुट्टी है 25 दिसंबर की छुट्टी है, ये तो अब सैटरडे को आगे अगर फ्राइडे को होती, तो अगर फेस्टिवल हॉलीडे पे आप काम करवाएंगे तो उसमें लॉ ये कहता है कि एक छुट्टी और एक कंपनसेटरी, यानी 2 छुट्टियाँ उसको देनी होंगी, 1 सब्स्टिट्यूट हॉलीडे और 1 कंपनसेटरी हॉलीडे वर्कर्स के लिए। तो इसमें भी यही है कि कंपनसेटरी की जगह पे आप उसे ओवर टाइम दे सकते हैं अगर वो लेना चाहे। वायलेशन ऑफ लॉ करेंगे तो फिर ही आपके खिलाफ क्या होता है। अब ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं कि अगर ये आप नहीं करते और ये चीज़ें इंस्पेक्टर जो है वो चेक कर लेता है कि ये आपने ये वायलेशन की, आप छुट्टियां पूरी नहीं दे रहे, वर्किंग आवर ठीक नहीं है, वीकली रेस्ट नहीं आप पूरा दे रहे, जो रेस्ट इंटरवल फॉर रेस्ट है वो टाइमली नहीं कर रहे, आपकी जो है वो वर्किंग आवर ज़्यादा हैं, तो फिर वायलेशन पे आपका चलान होगा और फिर आपको कोर्ट में पेश होना पड़ेगा, कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा और वहाँ पे जाके एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ जी हमने मिस्टेक की है। अगर नहीं की तो कंटेस्ट कर सकते हैं आप, अगर की है तो एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो कोर्ट की डिस्क्रिप्शन पे हैं कि जी अब वो हमें माफ़ कर दें या सज़ा दे दें। तो सज़ा क्या होती है जी, ठीक है जी आपको 10,000 रुपये पर चालान फाइन, और वो मौके पे देना पड़ता है आपको, यानी अच्छा घर से ला के दे दूँगा, वहीं पे कटारे में खड़े खड़े आपको अरेंज करना पड़ता है और जाना भी उस फैक्ट्री मैनेजर को पड़ता है जो ऑक्यूपायर होता है, किसी असिस्टेंट को नहीं भेज सकते आप, क्योंकि चलान जो होता है हमेशा ऑक्यूपायर के ख़िलाफ़ ही होता है। और फैक्ट्री में ऑक्यूपायर मीन्स जिसके पास अथॉरिटीज़ हैं हायरिंग, फायरिंग और नॉमिनेट किया गया है और लेबर डिपार्टमेंट को बताया गया है कि ये एज ए ऑक्यूपायर जो है ये हमारी तरफ से, कंपनी की तरफ से डेजिग्नेटेड है, कोई भी वायलेशन होगी इन्हें ही जो है वो नोटिस आएगा। ठीक हो गया। और अगर आपके पास सेक्शन जो अपना फैक्ट्री एक्ट रूल्स में जो 131 कहता है कि सब्स्टिट्यूट के अगेंस्ट आप उसे अगर वो चाहे कि नहीं मुझे एक ओवर टाइम दे दें और एक कंपनसेटरी दे दें, 2 फिर भी देनी पड़ेंगे। अगर ओवर टाइम डबल दे दें, डबल तो देना ही, ओवर टाइम का रेट ही डबल है, वो तो देना। ड्यूटी तो सिंगल की है ना। नहीं ड्यूटी सिंगल, फेस्टिवल हॉलीडे की बात कर रहे हैं, नॉर्मल डे वीकली रेस्ट की बात नहीं कर रहे। एक वीकली रेस्ट की बात आप कर रहे हैं या फेस्टिवल हॉलीडे। फेस्टिवल हॉलीडे पे तो क्लियरली डिफाइन है कि आप उसको एक सब्स्टिट्यूट हॉलीडे और एक कंपनसेटरी, अगर आप एक के अगेंस्ट उसको पैसे ओवर टाइम दे रहे हैं तो दूसरी तो आपको देनी पड़ेगी उसको। और अगर वो दूसरी भी ना लेना चाहे, खुद ही कह दे पैसे देने तो लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। अगर आप उसको 4 टाइम अपनी मर्जी से, उसकी रजामंदी से उसको दे देंगे तो लॉ में ऐसी कोई प्रोविजन नहीं है। जैसे 3 टाइम ओवर टाइम की भी लॉ में कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद लॉ ये है कि आप उसको ओवर टाइम पे करें और कंपनसेटरी दें। देखें, यहाँ तक ये है जो लॉ की मिनिमम बेंचमार्क है कि वर्कर कैटेगरी में जो लोग फॉल करते हैं, वर्कर मीन कि आपका अनस्किल है, सेमी स्किल है या हाईली स्किल है, कि वर्कर कैटेगरी में जो लोग फॉल कर रहे हैं उनका मिनिमम जो है आपने उनको इतनी कैजुअल, इतनी सिक और इतनी जो है एनुअल लीव देनी है। इससे बेहतर करना चाहें तो आप पे पाबंदी नहीं है। जब आप नहीं बेहतर करते तो फिर वो CBA अगर बन जाती है, यूनियन अगर बन जाती है, फिर वो कलेक्टिव बार्गेनिंग में ले लेती है। और बहुत सारी कंपनी में 16 भी कैजुअल लीव हैं, 30 दिन की भी जो है एनुअल लीव्स हैं, वो तो फिर कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू हो सकता है ना। डिस्प्ले ऑफ नोटिस का भी ये जो पर्पस क्या है डिस्प्ले ऑफ नोटिस का, लॉ ये कहता है कि वर्कर जो है उसको नहीं पता होता, वो एजुकेट नहीं होता, अवेयरनेस ऑफ लॉ देना भी आपकी जिम्मेदारी है। वर्कर को लॉ की अवेयरनेस देना भी आपकी जिम्मेदारी है। कैसे देंगे अवेयरनेस? आपके सेशन करवा के देंगे। ओके, वो नोटिस बोर्ड पे उनकी यानी प्रिंटेड आपको एनेक्चर मिलते हैं, प्रिंटेड एनेक्चर मिलते हैं, उर्दू में लिखे हुए हैं फैक्ट्री एक्ट के। इसी तरह से बाकी लॉज के भी प्रिंटेड मिलते हैं, उसको नोटिस बोर्ड पे आप फिक्स करें ताकि वर्कर जो है पढ़ सके, वर्किंग आवर, पेमेंट ऑफ वेजेस और इसी तरह से
जो बाकी उसके बेनिफिट हैं। तो ये अब तो खैर एडवांस हो गया, सारा कुछ कंप्यूटर पे आ गया, लेकिन पहले रिक्वायरमेंट अभी भी ला की वही है कि आप उसको डिस्प्ले करें, वर्कर से छुपाएं नहीं। बड़े मज़े की बात है, एक फैक्ट्री के मैं एज ए कंसल्टेंट भी काम करता हूँ, उन्होंने कहा जी हमने लेबर लॉ की ट्रेनिंग करवानी है, आप करवा दूंगा। कितने लोग हैं? 30 लोग हैं, मैनेजमेंट स्टाफ के 30 लोग हैं। टाइम डेट सेट हो गई, अभी एक हफ्ता रहता था तो उनका फ़ोन है जी हमने 30 बंदे कुछ कम कर दिए हैं, तो 10 एक लोग होंगे। ठीक है, मुझे क्या है, सीनियर मैनेजमेंट के लोग होंगे, पहले मिडिल मैनेजमेंट के थे, फिर सीनियर मैनेजमेंट के लोग होंगे। 2 दिन रहते थे तो उनका फ़ोन आया कि हमारे सीईओ साहब कहते हैं यार मुझे सिर्फ ट्रेन कर दो, बाकी वो रहने दो, क्योंकि वो इतनी बड़ी फैक्ट्री है कि मैं नाम नहीं ले सकता। इतना बड़ा रोल है उनका पाकिस्तान की इंडस्ट्री में कि वो सीईओ साहब और उसके 3 डायरेक्टर कमरा बंद करके एयर टाइट करके हम 8 घंटे लेबर लॉ डिस्कस करते हैं। ट्रू स्टोरी है। बात देखें, मैंने आपको कहा था कि उनको नहीं पता एम्प्लॉयर को, जिस तरह से हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, रियलाइजेशन नहीं है, उनके अंदर खौफ बैठा हुआ है और बताता भी कोई नहीं है। अब अगर वो सीईओ साहब ने सीख भी लिया तो क्या करेंगे? वो सिखाना तो आप लोगों को था। यही है ना कि अगर लोगों को अवेयरनेस आ गई तो कहीं डिमांड ना कर दें हमसे। और लॉ कह रहा है कि उनको बताएं, लॉ कह रहा है कि उनको बताएं कि उनके राइट क्या हैं। अब इतनी क्लास में इतने सारे आप लोग आए हैं, मैं इसके अलावा मेरी 2 जगहों पे सेशन और भी चल रहा है, वहाँ पे भी 30-30 लोग होते हैं। अब अगर मैं अवेयरनेस दे रहा हूँ या और बहुत सारे लोग दे रहे हैं तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा तो होगा ना, पहले तो नहीं होता था। क्योंकि अब सारा जो है ना वो डिपेंड कर रहा है, इससे कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेटअप में चला गया कि अगर आप कंप्लायंस ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे तो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री में आप चला सकेंगे। आपका कस्टमर आपसे कभी भी नहीं बिजनेस करेगा अगर आपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कंप्लायंस ना की। तो उसमें बेसिक यही चीज़ें हैं, फैक्ट्री एक्ट है, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट है, फ्रीडम एसोसिएशन है, कलेक्टिव बार्गेनिंग है, वो इंश्योर करना चाहते हैं। क्यों? क्या फ़ायदा ये सारी चीज़ों का? अगर आप ये सारी चीज़ें वर्कर को पता हों तो वर्कर के अंदर क्या आएगा, उसका मोटिवेशन लेवल बेहतर होगा कि नहीं होगा? ठीक है, उसकी मोटिवेशन बेहतर होगी, उसका मेंटल लेवल बेहतर होगा, उसकी कंपनी के साथ लॉयल्टी बेहतर होगी। और जब वो इस तरह बेहतर से उसकी फिर जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है वो इम्प्रूव करेगा। वो टेस्ट बन गया ना एक कि अगर आपने उसका मोटिवेशन लेवल बेहतर कर दिया तो प्रोडक्ट जो वो प्रोड्यूस करेगा वो स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट होगी, हाईली एक्सेप्टेबल होगी। ठीक है, अभी तो अब आपको बताया कि ये जीएसटी प्लस का आपने सुना होगा, यूरोपियन कंट्री ने जो है जीएसटी प्लस का हमें स्टैंडर्ड दिया। अगर आप जीएसटी प्लस को दें तो वो भी सारे उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कहते हैं अगर आपने हमारे साथ एक्सपोर्ट करनी है तो जो बेसिक स्टैंडर्ड हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वर्कर के, जिसमें फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है, इसी तरह से उनके बाकी जो स्टैंडर्ड हैं, आप वो इंश्योर करें हमें कि आपकी इंडस्ट्री में आपने वो फंडामेंटल राइट्स उन वर्कर को जो आपके उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आप दे रहे हैं, तो आप हमारे साथ बिजनेस करें, हम आपको रिबेट भी देंगे, हम टैक्सेस में भी डिस्काउंट करेंगे। बहुत पाकिस्तान की इंडस्ट्री बहुत पैसा कमा रही है, बहुत हमारा जा रहा है बिजनेस वहाँ पे। शर्त क्या है? अब पैसे पे नेगोशिएशन नहीं हो रही कि जी आप हमें सस्ता सा माल बना के दे दें। अब डिमांड ये आ रही है कि आप कंफर्म करें कि आप फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं करें, आप कंफर्म करें कि बेसिक स्टैंडर्ड की कंप्लायंस आप कर रहे हैं। अब आपका बिजनेस जो है उसकी जो है ना वो डायरेक्शन चेंज हो गई है। अगर मैं अपनी इंडस्ट्री में लोगों के साथ सिंसियरली वो सारी चीज़ें कंप्लायंस कर रहा हूँ जो कि रिक्वायर्ड हैं, तो तभी वो लोग भी जो है उसी तरह से इंटरेस्ट लेके काम करेंगे और मुझे जो प्रोडक्ट बना के देंगे, मेरा जो वहाँ पे जो मेरी गुडविल बनेगी वो भी उस पर मुझे जो है वो फ़ायदा होगा। लेकिन अगर मैं
चीट करने की कोशिश करूँगा तो वो फिर वो चीज़ें जो है उसकी कंप्लायंस नहीं हो सकेगी। चलिए जी, अब दूसरा हमारा लॉ आ गया, ये नोटिस आगे चले जी, शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट। ये इसीलिए है लॉ कि एक फैक्ट्री जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है, अब आप फैक्ट्री से बाहर आ जाएं, अब आपके ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, डिफरेंट आपके डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, मेट्रो स्टोर है, हाइपर स्टोर है, या स्टॉक एक्सचेंज है, या बैंक्स हैं, जो भी आपके कमर्शियल ऑफिस हैं। ये लॉ जो ये वर्कर ये इम्प्लाइज पे कवर होता है, क्योंकि वहाँ पे वर्कर कम होते हैं, वहाँ पे इम्प्लाइज ज़्यादा होते हैं। आप बैंक में जाकर कौन है वर्कर, वर्कर तो होते हैं, वो तो वहाँ ज़्यादा ये होगा कि स्वीपर होगा, या बाकी तो आपके वो इम्प्लाइज हैं जिनके पास मैनेजेरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी नहीं है, एक किस्म का वो मिडिल मैनेजमेंट में फॉल करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी तो प्रोटेक्शन चाहिए ना, उनके वर्किंग आवर, उनकी वीकली रेस्ट, उनकी हॉलीडे और उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो सारी इस शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट के लॉ में कवर होते हैं। फिर इसमें जो मैन्युफैक्चरिंग में मैनेजमेंट स्टाफ है वो इस सेट में तो नहीं आएगा ना, वो वहीं भी नहीं आएगा शायद। लेकिन जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में अंदर उनके साथ इन्वॉल्व है उसकी तो नहीं, वो तो उसके लिए लॉ तो नहीं है फैक्ट्री एक्ट का, फैक्ट्री एक्ट का तो लॉ, हाँ। लेकिन बहरहाल एक गाइडेंस तो है ना, एक गाइडेंस तो आपको मिल रही है ना, कि ये तो नहीं हो सकता कि जी वर्कर जो है वो 8 घंटे काम करेंगे और मैनेजर जो है 16 घंटे काम करेंगे, ऐसा कर सकते हैं? वर्कर 6 दिन के बाद छुट्टी करेंगे और मैनेजर जो है वो 16 दिन के बाद छुट्टी करेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो आपको एक गाइडलाइंस नहीं, चैलेंज करने के लिए तो ये एम्प्लॉइज़ के लिए यही लॉ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि जो चीज़ें इसमें गिवन हैं वो तो आप, अगर कोई एम्प्लॉइज़ को ये कहता है कि जी आप 12 घंटे ड्यूटी करेंगे तो वो चैलेंज तो कर सकता है। इस जो चीज़ें इसमें दी गई हैं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट, इसमें सारी चीज़ें नहीं हैं, इसमें सिर्फ वर्किंग आवर हैं, वीकली रेस्ट है और एनुअल लीव है, कैजुअल लीव है, सिक लीव है। इस राह में स्पेसिफिक चीज़ें, इसमें हेल्थ सेफ्टी के वो स्टैंडर्ड भी नहीं दिए गए, क्योंकि आप ध्यान में रखें ना कि ये आपके ऑफिसेज हैं, यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ट्रेडिंग हो रही है, होल सेल का इस किस्म का जो है वो काम हो रहे हैं। ठीक है जी। द पर्पज ऑफ ऑर्डिनेंस टू प्रोवाइड बेसिक स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू द पेमेंट ऑफ वेजेज, वर्किंग आवर, ओवर टाइम, वीकली हॉलीडे, सिक लीव, फेस्टिवल हॉलीडे, टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड अदर एंसिलरी मैटर, कि एम्प्लॉइज़ के, ठीक है, बेसिक स्टैंडर्ड और पेमेंट। आगे चलें। दिस लॉ अप्लाई टू द एस्टेब्लिशमेंट और द गवर्नमेंट मे ग्रांट एग्जम्पशन, अगर इसमें सर्टन जो है वो एग्जम्पशन भी गवर्नमेंट जो है वो कर देती है। आगे चलें। इस्टेब्लिशमेंट किसको कहते हैं? एक तो आपने फैक्ट्री पढ़ लिया ना, इस्टेब्लिशमेंट जो है मीन्स शॉप, कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट, इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट, प्राइवेट डिस्पेंसरी, मैटरनिटी होम, रेजिडेंशियल होटल, रेस्टोरेंट, ईटिंग हाउस, कैफे, सिनेमा, थिएटर, जो भी जगह हैं जहाँ पे एम्प्लॉइज़ काम करते हैं वो आपकी इस्टेब्लिशमेंट है। एम्प्लॉयर के लिए नहीं है, जिसको आपने एम्प्लॉय करना है, आपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसकी प्रोटेक्शन के लिए लॉ बने हुए हैं। ठीक है। अगर फैमिली ओन बिजनेस है, उसमें बाप बेटा मिल के काम कर रहे हैं, उस पर अप्लाई नहीं होगा। उस शॉप पे जहाँ पे बाप बेटा या फैमिली के लोग काम कर रहे हैं उस पर लॉ अप्लाई नहीं होगा। अगर आप किसी को हायर करेंगे फिर लॉ होगा। अगर एक बंदा भी हायर करेंगे तो लॉ अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको आपने उसके वर्किंग आवर, उसकी रेस्ट, उसका इंटरवल, अब जैसे ये लॉ एक्सपेंड कर गए हैं, अभी जो लेटेस्ट जो चल रहा है डोमेस्टिक वर्कर, और डोमेस्टिक वर्कर का लॉ बन चुका हुआ है कि जो आपके घरों में काम कर रही हैं मेड्स, उनके भी राइट प्रोटेक्टेड हो गए हैं। उनके वर्किंग आवर, उनकी वीकली रेस्ट, उनका इंटरवल पर रेस्ट, उनकी मिनिमम वेज, सारी चीज़ें जो है वो स्टैंडर्डाइज हो चुकी हैं। अगर आप पार्ट टाइम बेसिस पे रखते हैं, लेकिन पार्ट टाइम बेसिस पे अगर आपने 4 घंटे के लिए उसको रखा तो 4 घंटे के पैसे कितने? अगर 8 घंटे के पैसे जो हैं 20,000 को डिवाइड करें 26 से, करें 20,000 को डिवाइड 26 से और डिवाइडेड बाई 8 करें ना, 769 8 घंटे के बनते हैं। 4 घंटे के लिए अगर आपने उसको रखा है तो उसका हाफ कर लें, 380 को फिर आप 26 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, तो जो 4 घंटे के लिए आपके पास आएगी तो उसको कम से कम
10,000 तो आपको देना होंगे। नहीं वो वही जैसे मैंने कहा कि अब इंडस्ट्री में ऐसी इंडस्ट्री भी है जो 20,000 नहीं दे रही, 16,000 पे भी लोग काम कर रहे हैं, 12,000 पे भी लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी बदकिस्मती यही है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। अगर हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो तो कोई भी सेठ जो है 20 का 22,000 से भी कम ना दे उनको। यूरोप में क्यों होता है, उनको फ़ौरन जॉब मिल जाती है, इसलिए कोई भी मिनिमम वेज से नीचे दे ही नहीं सकता। यहाँ पे तो वो उसका जो है फ़ायदा उठाते हैं ना, उसकी जो है वो जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ना होने की वजह से। अगर अवेलेबिलिटी हो तो कंपटीशन में उनको देना पड़ेगा। देखें अभी तक जो आप लॉ पढ़ रहे हैं इसकी कंप्लायंस करना किसकी जिम्मेदारी है? आप एम्प्लॉयर है ना, आपने घर में रखा है ना उन्हें, अपॉइंटमेंट लेटर किसने देना है? अगर आपने नहीं दिया तो वायलेशन आप पे आएगी ना। 3 साल तक अगर आज उसने म्यूचुअल कंसेंट से आपके साथ 10,000 पे काम किया ना, 3 साल उसके पास है कि 3 साल में अगर उसको किसी ने गाइड कर दिया ना कि मैंने 6 महीने पहले 2 साल पहले इनके साथ काम किया था और उन्होंने मुझे मिनिमम वेज 20,000 की बजाय 10,000 दी थी, तो मेरे पिछले जो है ना 6 महीने के पैसे इनकी तरफ ड्यू हैं, तो कोर्ट से जाके वो क्लेम कर सकती है और 10 टाइम इंक्रीज़ करके आपको देने पड़ेंगे। वो ऐसा बात है कि ठीक है, नहीं कोई कोर्ट में गया, आपको कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन हमें ज़हन में तो रखना चाहिए ना। अगर किसी वो ऐसे वकील के पास चली गई, मैं साहब जी फलां जगह से काम किया तो मैं 10,000 तनख्वाह देंदे था, तो मैंने 1 साल तक 10 बात माइंडसेट चेंज करने की प्लीज़। पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं हम, खुद भी पैसा बचाने के चक्कर में रहते हैं। सेठों के पास जाते हैं तो उसे भी कहते हैं सर जी ऐ नहीं देना हैगा, ऐ ना करना, ऐ ना करो, तेरे ब्रेक कर